My name is Jayant, and I will teach you nuclear and particle physics. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर में जो कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर का, वो आपके वेरियस एग्जाम में कितना आता है। तो सबसे पहले बात करें अगर नेट एग्जाम की, तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि नेट में जो आपके न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, वो आपके आते हैं 3 क्वेश्चंस इन पार्ट सी, जो कि हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। तो आप कह सकते हो कि आपका जो है 15 मार्क्स का पेपर न्यूक्लियर फिजिक्स से आता है। तो भले ही ये जो है एज कम्पेयर टू अदर बुक्स कम हो, लेकिन आप ये कह सकते हो कि इसमें जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का, वो कम होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। या ऐसे माने कि अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स को सही से पढ़ें तो आप तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी तीनों क्वेश्चन के सही होने की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर बुक्स। क्योंकि आप किसी भी बुक को कितना ही पढ़ लें, आप सारे क्वेश्चन उस बुक से नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन भी डिपेंड करेगा। दूसरा ये है कि आपके पास 3 आवर्स होते हैं, तो उसमें जो है टाइम भी कम पड़ता है कि सबको आप सही से अटेम्प्ट किया जाए। तो आप जो है उस हिसाब से, तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो है अगर न्यूक्लियर फिजिक्स को सही से करें तो आप तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं, तो आप यहाँ पे जब न्यूक्लियर फिजिक्स को हम कवर करेंगे, तो इसमें हमें नंबर ऑफ आवर्स भी कम लगेंगे कवर करने में। तो इसका मतलब ये है कि अगर अगर आपका एफर्ट देखें, तो आप कम टाइम में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा तभी हो पा रहा है, ऐसा नहीं है। अब अगर हम बात करें गेट की, तो गेट में आपको पता है कि 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अबाउट 3 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं 1 मार्क के, और 2 मार्क्स क्वेश्चन जो आएंगे अबाउट 2 to 3। तो ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं अबाउट 7 to 9 मार्क्स। तो ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन गेट में है, वो ऑलमोस्ट बराबर है एज कम्पेयर टू अदर बुक्स। तो सभी का बराबर ही है, तो हम कहेंगे इक्वल कंट्रीब्यूशन। क्योंकि आपको पता है गेट में 85 मार्क्स की फिजिक्स आती है, और सेक्शन ए जो है आपका, जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग आती है, वो 15 मार्क्स की आती है। तो अगर आप 85 को 9 बुक से डिवाइड करें, तो ऑलमोस्ट आपका 9 to 10 मार्क्स 1 बुक पे बैठता है। तो यहाँ पे 7 to 9 मार्क्स का आपके न्यूक्लियर फिजिक्स आती है, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें टिफर की, तो टिफर में 1 to 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें जेस्ट की, तो जेस्ट में भी हम देखेंगे कि 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो हम कह सकते हैं 1 क्वेश्चन। तो जब हम ये कवर कर लेंगे, तो ऑब्वियसली टिफर और जेस्ट या गेट के लिए अपने आप कवर हो जाएगा जब हम नेट के लिए कवर करेंगे। तो हम फिलहाल फोकस करेंगे नेट और गेट पे, लेकिन जो सिलेबस इनका है वही आपका टिफर और जेस्ट का है। अब हम बात करेंगे बुक्स की कि आपको आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पे, क्योंकि 5 to 6 आवर्स की क्लास होती है और कभी कभी ज्यादा भी हो सकती है, तो उसको कवर करना ही इतना आसान नहीं होता है कि आप मेरा सजेशन ये है कि आप जो पढ़ाया गया है उसी को कवर कर लो, वही बहुत है। उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बुक कंसल्ट करनी है, तो मैं बुक्स का नाम लिख देता हूँ। तो मेरा सजेशन ये है कि पहली बात तो जो आपने एमएससी में जो आपने एमएससी में बुक पढ़ी है, आप उसी को ही दोबारा कंसल्ट कर लो, मतलब इंडियन राइटर की। आप कोई भी फिलहाल, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कोई आप नई बुक पकड़ो, लेकिन फिलहाल मैं बुक लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है इंट्रोडक्टरी न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये क्रेन की बुक है, ये काफी फेमस बुक है, लेकिन बहुत बल्कि बुक है। तो अगर हम नेट की बात करें, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ज्यादातर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सॉल्व है नहीं, इसमें केवल थ्योरी है इस बुक में, और बहुत बल्कि बुक है। तो अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ रखी है, तो आप इसमें ना जाएं। अदरवाइज इसमें है सब कुछ, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये बहुत बल्कि है, और इसमें क्या कहते हैं, प्रैक्टिस के लिए कोई सॉल्व क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद नंबर सेकंड अगर बात करें, तो ये एक बुक है, और ये जो है आप अगर गूगल पे डालोगे, तो आप ये जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। एक ये इंट्रोडक्शन टू हाई एनर्जी फिजिक्स, डोनाल्ड एच परकिंस, एक ये बुक है। उसके बाद नंबर थर्ड है इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो उसके लिए सेपरेट बुक्स भी हैं। तो हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बुक है, ये बुक वैसे बेटर है, इसे आप देख सकते हो। लेकिन फिर मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा दिया अगर वही पढ़ लो वही बहुत है, लेकिन अगर टाइम बचता है, आपको लगता है कि और पढ़ना चाहिए, तो आप देख सकते हो। तो ये डेविड ग्रिफिथ की बुक है। तो आपको ग्रिफिथ की ईएमटी और ग्रिफिथ का क्वांटम मैकेनिक्स को तो पता है, लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की भी ग्रिफिथ की बुक आती है, ये भी आप जो है नेट से डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कुछ इंडियन राइटर्स की बुक है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इंडियन राइटर को फॉलो कर सकते हो, और अगर आपने एमएससी में कोई बुक कंसल्ट कर रखी है, तो उसी को आपको पढ़ना है, कोई नई बुक नहीं खरीदनी है। तो ये है आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स की एस एन घोषाल की बुक है। इसे आप देख, आपको
वर्ड बाय पेज नहीं पढ़ना है। आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो, आपको लगता हो डाउट, तो आप बुक को खोल सकते हो। अदरवाइज ये सब बल्कि बुक्स हैं, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद नंबर 5 है आपकी इंडियन राइटर की बुक, न्यूक्लियर फिजिक्स की BC कायल। और उसके बाद नंबर 6 है एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ये है बुक ML पांड्या एंड RPS यादव। तो पांड्या यादव कह देते हैं इसे। अल्टीमेटली आप इन तीनों इंडियन राइटर में से कोई सी एक बुक कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद अच्छा मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना, क्या होता है कि जब पहला लेक्चर होता है, जब आप कोचिंग स्टार्ट करते हो, मान लो पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आप बहुत जोश में रहते हो कि ये भी पढ़ लो और ये वाली बुक भी कर लो। लेकिन एक्चुअली क्या है, रियलिटी ये है कि आपके पास उतना टाइम होगा ही नहीं कि आप कोई भी बुक उस तरह से पढ़ पाओ। अगर किसी ने MSc में पढ़ रखी है या किसी ने BSc में पढ़ रखी है, पहले से पढ़ रखी है, तो डिस्कस करे बुक को, तब कंसल्ट करे, अदरवाइज नहीं करनी है। क्योंकि जो एक दिन में पढ़ाया जाता है वो इतना हो जाता है कि अगर मान लो वो आपने उस दिन कवर नहीं किया, तो अगले दिन में जो पढ़ाया जाएगा वो फिर आप पिछले दिन का भी कवर नहीं कर पाओगे, और आपका जो है सिलेबस छूटता चला जाएगा और आप औरों से पिछड़ जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जो कोचिंग पढ़ाया जाता है, जो यहाँ पढ़ाया जाता है, उन्हीं क्वेश्चन से करो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट बात करो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं सिलेबस पे आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए कौन सी बुक सही है? देखिए बात ये है कि ये प्रॉब्लम ये है न्यूक्लियर फिजिक्स में कि जिस तरह से मैथमेटिकल की बहुत सारी बुक आपको मिल जाएंगी जिसमें सॉल्व क्वेश्चंस है, सॉल्व प्रॉब्लम्स है, ऐसी आपको क्वांटम की भी मिल जाती है, ठीक है। और आप देख सकते EMT की भी मिल सकती है, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स की इन जनरल बुक मिलती ही नहीं है, ठीक है, मिल नहीं पाती है। तो इसमें जो है एक जो है लिम सीरीज आती है, तो लिम सीरीज में आप जो है देख सकते हैं, इसमें कई सारी बुक्स यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे आप ये भी आप नेट मिल जाएंगी, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा देख के, लेकिन फिर से मैंने कहा जो मैं पढ़ाऊंगा उतना ही बहुत होगा, ठीक है। सर डीपीपी तो दोगे ना? क्या चीज? ट्यूशंस की डीपीपी। हाँ, क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस हाँ, के लिए डेली प्रैक्टिस। जो क्वेश्चंस के लिए जो असाइनमेंट है वो तो आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और साथ में आपके पास जो बुकलेट है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, वो तो भाई वो सॉल्व कर लेंगे, तो ठीक है। इतना सफिशिएंट है क्या सर? हाँ, इतना सफिशिएंट है, क्योंकि आपको केवल न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़नी है, आपको 9 बुक्स पढ़नी है। और अगर उसको अगर 5 मंथ्स में कवर करना हो तो वो इतना आसान काम नहीं है। तो अगर उससे एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो ये बात ठीक है, जितना ज्यादा उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, लेकिन उतना ही सफिशिएंट होगा। नहीं, हम तो एक्स्ट्रा में नहीं जाएंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं सिलेबस की। हाँ, इसका किसका PDF चाहिए आपको, बुक्स का या इस लेक्चर का तो मिल ही जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो मैं सिलेबस को डिवाइड कर रहा हूँ, तो सिलेबस तो आप देख लेना, नेट में मिल जाएगा, लेकिन जो मैंने फर्दर डिवाइड किया है, हाँ, लेक्चर का तो PDF अपलोड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। तो बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज का मतलब हम बात करेंगे स्टैटिक प्रॉपर्टीज की, यानी कि जब हमारा न्यूक्लियर रुका हुआ हो, जब हमारा न्यूक्लियर स्टेबल हो और कोई मोशन ना कर रहा हो, ठीक है। तो उसमें हमें क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मास एनर्जी का रिलेशन होता है, और इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, चाहे आपका न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो, चाहे आपकी जो है रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा डीके हो, ठीक है, या न्यूक्लियर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की रिएक्शन हो, तो सभी में एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो वो जो एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट मासेस आप निकाल सकते हो। प्रीवियस स्लाइड ये है, किसी का रह गया हो तो ये है। तो मास और बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो, क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन निकालनी हो, तो उसमें भी मासेस यूज होते हैं। तो मास हमें निकालना पड़ना है। उसके बाद साइज का मतलब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस की, रेडियस है या वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। उसके बाद शेप जो है क्वाड्रुपल मोमेंट बताता है, जिसे हम सेल मॉडल में कवर करेंगे। उसके बाद डेंसिटी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करेंगे। ज्यादातर हम ये पढ़ेंगे कि जो डेंसिटी आपकी वो कांस्टेंट होती है, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है ये सब है, और किस ऑर्डर की डेंसिटी होती है वो हम बात करेंगे। उसके बाद स्पिन एंड पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये हम कवर करेंगे सेल मॉडल। और इसके अलावा जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, ये भी हम सेल मॉडल में कवर करेंगे। तो इसे दोबारा नहीं पढ़ेंगे, पहले ये यहाँ पे स्किप करके सीधा सेल मॉडल पढ़ लेंगे। इसके बाद इसमें और क्या हो सकता है? बाइंडिंग एनर्जी, ये भी सेल मॉडल पढ़ेंगे। इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। नंबर सेकंड सिलेबस में आपका न्यूक्लियर मॉडल्स। न्यूक्लियर मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज योर एग्जाम्स नेट या गेट इज कंसर्न। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट, ये सबसे मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल्स और न्यूक्लियर मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके नेट में केवल 3 ही क्वेश्चन आते हैं। तो वो एग्जाम में ज्यादातर क्या करता है कि 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन न्यूक्लियर मॉडल और एक क्वेश्चन एलिमेंट्री पार्टिकल जरूर देता है। तो इन्हें आपको सही से पढ़ना है।
उसके बाद, और इसका मतलब ये नहीं कि और टॉपिक छोड़ दे रहे हैं, मेरा मतलब इसमें ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो यहाँ पे कौन कौन से मॉडल हम पढ़ेंगे? लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, उसके बाद सेल मॉडल है, इसके बाद है फर्मी गैस मॉडल। आपका नेट गेट के सिलेबस में, नेट के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब हम पढ़ लेंगे तो आप उसे भी रिवाइज कर सकते हो, लेकिन नेट के सिलेबस में नहीं है। उसके बाद है कलेक्टिव मॉडल। कलेक्टिव मॉडल आपके नेट के सिलेबस में नहीं है, पर एक बार नेट का क्वेश्चन कलेक्टिव मॉडल का आ चुका है, ठीक है। तो कलेक्टिव मॉडल में एक्चुअली क्या है, रोटेशनल, कलेक्टिव मॉडल में रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं। तो आपके रोटेशनल न्यूक्लियर स्टेट्स तो सिलेबस में है, लेकिन वाइब्रेशनल स्टेट सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है नेट के सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन वाइब्रेशन का एक बार आ चुका है, तो हम इसे कवर करेंगे। उसके बाद नंबर थर्ड जो सिलेबस में है वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन गेट में तो आ ही चुका है, नेट में केवल एक बार आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा नहीं आ सकता। तो आप, और ये टॉपिक सभी आसानी है। उसके बाद है अल्फा बीटा गामा डीके। अल्फा बीटा गामा डीके में इनकी रिएक्शंस, क्यू वैल्यू ऑफ दीज रिएक्शंस, उसके बाद सिलेक्शन रूल्स, ये पढ़ना है। नंबर फिफ्थ है आपका क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यू वैल्यू का मतलब होता है एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब इन न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो जो क्यू वैल्यू हम पढ़ेंगे, तो इसी में ही क्यू वैल्यू इन अल्फा एंड बीटा डीके भी साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद नंबर 6 है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। तो इसमें जो है गेट में तो क्वेश्चन इसका आ चुका है, नेट में कभी नहीं आया है, लेकिन इसमें हम जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल फोकस करेंगे। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस है उनमें भी एनर्जी रिलीज होती है, तो उनमें भी एक तरह से क्यू वैल्यू का ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद नंबर सेवन है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स सबसे वास्ट टॉपिक है, तो इसमें हमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा कवर करने में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो इस पर आप लिख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर कोई भी नेट या गेट का क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। और गेट में कभी कभी, गेट में और नेट में दोनों में कभी कभी एक से ज्यादा क्वेश्चन एलिमेंट्री पार्टिकल्स आ जाते हैं। और इस बार मैं आपको बताऊं, जो अभी एग्जाम हुआ था, जो नवंबर में हुआ था, जो जून वाला एग्जाम जो नवंबर में हुआ था कंडक्ट, उसमें जो, हाँ 21 नवंबर, उसमें आउट ऑफ 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन न्यूक्लियर मॉडल से आए थे और एक क्वेश्चन एलिमेंट्री पार्टिकल्स से आया था। तो तीनों क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से कवर हो गए थे। तो यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जो है हम पढ़ेंगे एक तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस या इंट्रैक्शंस। तो जो हम इंट्रैक्शन देखेंगे, कौन सा इंट्रैक्शन हुआ, किस इंट्रैक्शन से रिएक्शन हो रही है, उसे हम कंजर्वेशन लॉज से देखेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कंजर्वेशन लॉज। उसके बाद यहाँ पे जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्लासिक जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, यानी कि सभी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज का मतलब उनका मास कितना है, उनकी स्पिन कितनी है, इलेक्ट्रॉन नंबर, बैरियन नंबर, स्टेनलेस नंबर, आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट, ठीक है, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद है इसमें क्वार्क मॉडल्स। तो हेड्रॉन्स क्वार्क से मिलकर बनते हैं, तो क्वार्क भी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो क्वार्क मॉडल पढ़ना है। और लास्ट में हमें जो है SU2 एंड SU3 सिमेट्री। तो ये भी जो है पार्टिकल्स ही पढ़ने हैं, इसमें कुछ नया नहीं करना, हमें पार्टिकल्स पढ़ने हैं। उसके बाद नंबर 8 जो टॉपिक है वो हमारा रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। तो रिलेटिविटी तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ोगे, पर उसके फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे जब हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो उसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं। नंबर 9 है हमारा पार्टिकल एक्सीलरेटर। तो पार्टिकल एक्सीलरेटर में हम केवल साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन का थोड़ा आइडिया आपको EMT में मिल जाएगा, लेकिन उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, वो यहाँ पे कर लेंगे। पार्टिकल एक्सीलरेटर जिसे हम कह सकते हैं साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। और लास्ट जो है हम जो है ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम कह लो, तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा क्वांटम मैकेनिक्स इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ ड्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लिख लिया, अगर आपने लिख लिया तो आगे चलें। यस सर। तो अब देखो आज के लेक्चर में सब लोग अपना जो है म्यूट करके रखना है, जब भी क्वेश्चन पूछना हो तब आप अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमें पढ़ना क्रोनोलॉजी। ये है सिलेबस, जिसका जाके वो लिख ले। अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें हमें करना है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि न्यूक्लियर फिजिक्स कैसे स्टार्ट हुई, और जो जो डिस्कवरीज हैं इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज रिलेटेड टू न्यूक्लियर फिजिक्स हम वही डिस्कस करेंगे। तो क्रोनोलॉजी ऑफ सम मेजर इवेंट्स इन न्यूक्लियर फिजिक्स।
तो सबसे पहले 1895 में, मैं फिर से एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जो डिस्कवरीज वगैरह, ये सिर्फ अभी पहले लेक्चर में कुछ टाइम के लिए हम पढ़ेंगे, कुछ देर के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई ये ना कहे कि ये तो सिलेबस में है नहीं, ये तो एग्जाम में आता नहीं है, इसलिए ये इसे स्किप कर दें, ठीक है। तो सिर्फ आपका इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, और किस तरह से एटॉमिक फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स से सेपरेट हुई और किस ईयर में हुई, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले रॉन्गटन ने डिस्कवर किया था एक्सरेज, ठीक है। उसके बाद 1896 में हेनरी बैक्वेरेल डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। तो इन्होंने पहली बार देखा कि कुछ एलिमेंट्स में इन्होंने देखा कुछ रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो उसका नाम इन्होंने रेडियो एक्टिविटी नहीं दिया था, इन्होंने केवल ये ऑब्जर्व किया था, जबकि रेडियो एक्टिविटी जो नेम दिया वो मैडम क्यूरी ने दिया था। लेकिन क्योंकि पहली बार इन्होंने रेडिएशंस देखी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से निकल रही है, वो ठीक है, तो ये फिनोमिना क्योंकि पहली बार देखा, तो हम कहेंगे कि हेनरी बैक्वेरेल ने डिस्कवरी की रेडियो एक्टिविटी की। और क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की, तो इसीलिए एक्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी जो हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, वो क्या हो गई, बैक्वेरेल। तो बैक्वेरेल ऐसा यूनिट है रेडियो एक्टिविटी। तो एक्टिविटी की जो यूनिट है वो क्यूरी भी है, वो रुदरफोर्ड भी है, बट ऐसा यूनिट इज बैक्वेरेल, जहां पे वन बैक्वेरेल होता है वन रेडिएशन पर सेकंड या वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। उसके बाद 18, बल्कि मैं यहां पे लिख दूं, नेम रेडियो एक्टिविटी गिवन बाय मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी का नाम यह है मैरी क्यूरी। उसके बाद अच्छा मैं चीज बता दूं, जब आप क्रेन की बुक डाउनलोड करोगे तो उसमें सबसे पहले ये क्रोनोलॉजी लिखी हुई है। तो मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो डिस्कवरीज है वो लिख रहा हूँ, उसमें काफी डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आप गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद है 1897। 1897 में जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 1898 में अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। जो रुदरफोर्ड है बहुत फेमस साइंटिस्ट थे उस समय, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। और इन्हें हम कह सकते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में, बहुत सारे डिस्कवरीज में रुदरफोर्ड इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स क्यों कहते हैं उस पर अभी हम आएंगे। लेकिन और एक चीज और है, इनका जो बर्थ हुआ था वो न्यूजीलैंड में हुआ था। उसके बाद ये इन्होंने उसके बाद काम किया कनाडा में, और फिर कनाडा के बाद ये जो है सेटल हो गए जाके ब्रिटेन में। तो फाइनल जो आप जो बाद में डिस्कवरी करी उन्होंने ब्रिटेन में करी। और ये 1898 में जो ये मैं लिख रहा हूँ, ये वाला जो यहाँ पे जो रिसर्च की वो की है कनाडा में 1898 में। उसके बाद ब्रिटेन में गए थे। म्यूट कर लो यार अपने आप को। बहुत नाइस है किसी की बैकग्राउंड। रिंकू है रिंकू। Sir, your speaker is on mute, sir. सर पूरा तो म्यूट नहीं कर दिया सर, शायद कॉल आ गया है। हाँ हेलो, हाँ एक्चुअली आप सही कह रहे हो, एक कॉल आ गया था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था, है ना, तो इसीलिए उसे उठाना ही पड़ा। तो आगे चलते हैं। ओके सर। तो अन्य जो रुदरफोर्ड है, इन्होंने स्टडी किया, स्टडीड रेडिएशंस emitted from uranium
and named them alpha. देखिए आप में से कोई लोग अनम्यूट कर लेते हैं, फिर दोबारा म्यूट नहीं करते, तो उसे जब भी आपको कुछ पूछना हो या कुछ करना तो करके उसका दोबारा म्यूट कर देना, तो उससे सही रहता है। तो अब यहाँ पे आगे चल रहे हैं, नेम देम अल्फा एंड बीटा। तो रुदरफोर्ड ने इनका नाम दिया अल्फा बीटा। तो जो अल्फा बीटा और गामा जो है वो भी रुदरफोर्ड ने नेम दिया था। तो जो नेम ये है अल्फा बीटा गामा, ये अभी तक भी यही नाम यूज हो रहे हैं, ठीक है। टिल डेट वी आर यूजिंग द सेम नेम्स अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है? अल्फा है हीलियम के न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस। तो कोई भी अगर रेडियो की सब्सटेंस है तो वहां से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। उसके बाद बीटा कौन से पार्टिकल्स हैं? अगर हम बीटा माइनस की बात करें तो वो सिंपल इलेक्ट्रॉन है। अगर बीटा प्लस की बात करें तो पॉजिट्रॉन है। तो बीटा पार्टिकल्स भी न्यूक्लियाई के इनसाइड फॉर्म होते हैं। तो बीटा पार्टिकल्स आर फॉर्म इनसाइड न्यूक्लियस और फिर वो किसी एनर्जी से आउटसाइड जो है एमिट होते हैं। तो बीटा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन में टू मेजर डिफरेंसेस हैं। एक तो बीटा पार्टिकल्स आर फॉर्म इनसाइड न्यूक्लियस व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आउटसाइड न्यूक्लियस। एंड सेकंड डिफरेंस इज बीटा पार्टिकल्स आर मोर एनर्जेटिक एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी एमईवी में होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं उनमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, ठीक है। तो बाहर जाके जब उनकी एनर्जी कम हो जाती है तो वो सिंपल इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं। तो अब ये हो गया अल्फा एंड बीटा। उसके बाद हम तो अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये रिपीट कर देना दोबारा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि बीटा पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड न्यूक्लियस। आप जो है क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे, आप पढ़ चुके होगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप प्रूव कर सकते हो। तो बीटा पार्टिकल्स भी हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इनसाइड न्यूक्लियस रिसाइड नहीं कर सकते। तो जब वो बनते हैं इनसाइड तो वो बाहर जो है एमिट होते हैं विद सम एनर्जी। तो बीटा पार्टिकल्स आर फॉर्म इनसाइड न्यूक्लियस व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। एंड सेकंड डिफरेंस इज बीटा पार्टिकल्स आर more energetic as compared to electrons. बाकी प्रॉपर्टी सेम है, रेस्ट मास सेम है दोनों का, स्पिन दोनों की हाफ है सेम है, बाकी प्रॉपर्टी सेम है, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, मास सेम है, सब सेम है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये जो रुदरफोर्ड ने इन पे स्टडी की, रेडिएशंस पे डिटेल में स्टडी करी, इस पे जो है उन्हें नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1908 में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। यस सर। यस सर। इसके बाद सर ये असाइनमेंट्स वगैरह कब मिलते हैं? देखिए जैसे जैसे टॉपिक जैसे चेंज होंगे, जैसे मान लो अभी पहले बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज करेंगे तो उसका असाइनमेंट मिल जाएगा। उसके बाद मान लो न्यूक्लियर मॉडल्स पढ़ेंगे तो उसका असाइनमेंट मिल जाएगा साथ में। तो इस तरह साथ साथ असाइनमेंट आपको मिलते रहेंगे। सर बाकी सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही होते हैं? हाँ, बाकी के भी ऐसे होते हैं। ओके सर। क्योंकि अगर हम अभी दे देंगे तो फिर आप कैसे करोगे उसे? तो जब तक पढ़ाया नहीं जाएगा तब तक असाइनमेंट नहीं मिलता। जब पढ़ा दिया जाता है तो उसके बाद असाइनमेंट मिल जाता है। ओके सर। ओके सर हाँ बताओ। बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी मेगावोल्ट में होती है हाँ, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी उनकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कह सकते हो आप, इनकी आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इनकी आप कह सकते हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके सर। एक्चुअली मैं इसे इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि अभी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा डी के, तो वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में लिखेंगे। तो अभी तो केवल मैंने बोल दिया, लिखवाया इसलिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में पढ़ना ही है, ठीक है। ओके सर। उसके बाद है 1900 में पॉल अल्रिच विलार्ड discovered different type of rays। तो इन्होंने एक डिफरेंट टाइप ऑफ रेज डिस्कवर करी जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं करी। यानी कि जो रुदरफोर्ड ने किया अल्फा और बीटा पार्टिकल्स, उनसे भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी इन रेज की, ठीक है। व्हाइल स्टडिंग, पोल के बाद क्या है? ये है ULRICH, अल्रिच, ULRICH। तो पॉल अल्रिच विलार्ड डिस्कवर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ रेज व्हाइल स्टडिंग रेडिएशन फ्रॉम रेडियम। तो इन वाली रेज का दीज रेज वर नेम्ड एज गामा रेज बाय रुदरफोर्ड। तो फिर रुदरफोर्ड ने जब देखा, स्टडी किया, तो रुदरफोर्ड ने कहा कि ये जो रेज है ये डिफरेंट है, इनका नाम दे दिया गामा रेज, और इनका नाम दिया 1903 में। तो इन्होंने भी स्टडी करी, तो इन्होंने फिर कहा कि हाँ ये डिफरेंट रेज है और ये जो है गामा रेज है, ना कि अल्फा और बीटा रेज। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा बीटा और जो गामा नेम्ड बाय रुदरफोर्ड, ये तीनों ही नाम, तीनों जो है टर्मिनोलॉजी रुदरफोर्ड ने यूज करी
और ये तीनों ही यूज्ड टिल डेट, ये अभी तक भी हम यही यूज कर रहे हैं। उसके बाद अब हम उस एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं जहां पे हम एटॉमिक फिजिक्स से सेपरेट कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स को। और वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है? तो 1908 से लेके 1911 ये 3 साल तक एक्सपेरिमेंट चले। तो इसमें क्या है कि जब रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज कब मिला? 1908 में। तो 1908 में जब नोबेल प्राइज मिल गया तो बहुत फेमस साइंटिस्ट हो गए। और उसके बाद जब कनाडा में उन्होंने काम किया था, पर जब नोबेल प्राइज मिला तो उससे पहले वो इंग्लैंड आ चुके थे। तो इंग्लैंड में जब आ गए तो उनके पास सब लोग काम करना चाहते थे, तो उनके पास काम करने आए मार्स्टन, गाइगर आए, GEIGR, और वो अपने साथ अपने स्टूडेंट लाए मार्स्टन। तो गाइगर भी एक तरह से आप कह सकते हो साइंटिस्ट है, तो उन्होंने भी रदरफोर्ड के अंडर में काम किया, मतलब कहा कि भाई आपके लैब में काम करना चाह रहे हैं, और अपने साथ मार्स्टन साइंटिस्ट ले आए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसे कहा गाइगर एंड मार्स्टन एक्सपेरिमेंट कह लो या एक्सपेरिमेंट्स कह लो, क्योंकि ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किए 3 साल तक। तो इसी को हम कहते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने इनसे कहा कि आप जो है अल्फा पार्टिकल्स को इंसिडेंट करिए ऑन डिफरेंट मेटेलिक फॉइल्स या सीड्स, और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अच्छा एक चीज और है, इस एक्सपेरिमेंट से पहले थ्योरी क्या थी, मैं उस पर आ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से पहले थ्योरी क्या थी? तो थ्योरी ये थी कि हमारे पास था प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। तो इससे पहले ये बिलीफ था कि आपके पास जो एटम है वो इस तरह से है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड इट। जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिए थॉमसन ने, और इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक तरह से ये जो है प्लम बडिंग की तरह हो गया, यानी कि जैसे आपका ब्रेड होती है या जो आपका, और उसमें जो है आप जो है चेरीज जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दो यूनिफॉर्मली, तो उस तरह से प्लम बडिंग मॉडल दिया गया। तो इसमें एक आगे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी है, ठीक है। तो इसका और लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो केवल न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस बहुत स्मॉल वॉल्यूम में है, ये हमें पता है। लेकिन उस समय तक न्यूक्लियस की कोई बात नहीं थी, एटम की बात थी, और ये कहा कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अब जो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस समय तक क्या था कि जब हम इस पे अल्फा रेज इंसिडेंट कर रहे थे, जब इस मॉडल पे, तो अल्फा पार्टिकल्स करीब स्ट्रेट निकल जा रही थी, बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं हो रहा था। तो ये कहा गया कि ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है, सिंस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट कंसंट्रेटेड, तो इस समय कहा गया कि क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड नहीं है, देयरफॉर इट कैन नॉट प्रोड्यूस लार्ज कूलम्ब रिपल्सन। तो ये कहा गया कि ये बहुत ज्यादा कूलम्ब रिपल्सन नहीं कर पा रहा है, एंड दस अल्फा पार्टिकल्स could not be scattered at large angles। और तब तक बहुत ज्यादा डिटेल में इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ा भी नहीं था, बस एक दो बार अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किया होगा और देखा होगा कि अल्फा पार्टिकल ज्यादा जो है वेरी नहीं कर रहे हैं, ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये कहा गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो चार्ज है वो कंसंट्रेटेड नहीं है, और उसकी वजह से ज्यादा कूलम्ब रिपल्सन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब हम बात करें इस एक्सपेरिमेंट की, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर एक बार बैक करना। ओके सर। तो गाइगर एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रेडियम हमारा रेडियोएक्टिव है, इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, तो रेडियम अल्फा सोर्स है, यहां से अल्फा पार्टिकल्स को इंसिडेंट कराया किस पे? डिफरेंट फॉइल्स पे, तो मेटल की फॉइल्स पे, तो गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल, जिंक, लेड एटसेट्रा, इन सब पे कराया, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो हमारे पास मेटल फॉइल है ये, और ये फॉइल थिन है, जितनी ज्यादा थिन हो सके उतना अच्छा, ताकि जो इंसिडेंट यहाँ पे रिएक्शन हो तो एक तरह से एक न्यूक्लियाई पे रिएक्शन हो। तो जब इंसिडेंट कराया गया तो ये देखा गया कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये इसमें जो है इस फॉइल से पेनिट्रेट कर रहे हैं, और इसमें जो है इस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन साथ में ये भी देखा गया कि ये जो है फॉइल, ये जो है अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट होके लार्ज एंगल पे भी डेविएट हुए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ZNS की फ्लोरेसेंट स्क्रीन है,
इस पे भी ये जो है डिटेक्ट हो गए। तो ये कहा गया कि अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एंगल से भी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वो अलग बात है कि बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो इस एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और ज्यादातर जो है बहुत कम एंगल से हो रहे थे, लेकिन लार्ज एंगल से भी डिफ्लेक्शन हो रहा था। ये जो है गाइगर एंड मार्स्टन ने ऑब्जर्व किया, और फिर अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो रुदरफोर्ड को बताए। तो उस पे जो कंक्लूजन है वो रुदरफोर्ड ने दिया, और साथ में रुदरफोर्ड स्कैटरिंग का जो फॉर्मूला ड्राइव किया वो भी रुदरफोर्ड ने ड्राइव किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन जो रुदरफोर्ड ने दिए वो क्या दिया? तो कंक्लूजन ये दिया कि लार्ज एंगल्स, ये जो लार्ज एंगल है, लार्ज एंगल डिफ्लेक्शंस आर पॉसिबल। इन्होंने कहा कि लार्ज डिफ्लेक्शन तो तभी पॉसिबल होगा, आर पॉसिबल ओनली इफ द पॉजिटिव चार्ज is concentrated at a small region या वॉल्यूम। तो इन्होंने कहा कि ये डिफ्लेक्शन लार्ज तभी हो सकता है जब हमारा पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल रीजन या वॉल्यूम में हो, विच ही कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इसको इन्होंने न्यूक्लियस कहा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1911 से न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट हुई। तो न्यूक्लियाई एज एन एंटिटी was proposed in 1911. So nuclear physics started, and thus we can say that Rutherford can be considered as father of nuclear physics. तो कौन से लार्ज एंगल की बात कर रहे हैं आप? कौन से? देखिए, जब अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है, जैसे अब सिचुएशन क्या हो गई कि हमारा जो न्यूक्लिया है वो कम वॉल्यूम है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली न्यूक्लिया की तरफ इंसिडेंट किए वो लार्ज एंगल से हो रहे हैं। नहीं, इधर मेटल फॉइल में सर, इधर हम हाँ, ये जो न्यूक्लिया ये मेटल फॉइल में तो है। मेटल किसी एलिमेंट का बना है, और उस एलिमेंट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के न्यूक्लिया ही है। तो वो जो मेटल है, इन्होंने डिफरेंट मेटल्स पे इन्होंने 3 साल तक एक्सपेरिमेंट किया है, 1908 से लेकर 1911 में, और डिफरेंट जो है पोजीशंस पे, डिफरेंट थिकनेस पे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। तो अल्टीमेटली जो इन्होंने फॉइल्स ली हैं वो जो है यहाँ पे इन्होंने जो है गोल्ड की ली है, इन्होंने सिल्वर की ली है, इन्होंने एल्यूमिनियम की ली है, इन्होंने जो है हम कह सकते हैं जिंक की ली है, एटसेट्रा। बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स को चेंज किया है, और इसीलिए रुदरफोर्ड का जो फॉर्मूला आता है वो जो है जेड पे भी डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे, क्योंकि एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का डिफरेंट होता है। सर वो गोल्ड ही क्यों हमारे बुक में लिखा होता है सर, सिल्वर एल्यूमिनियम का? क्योंकि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ये फेमस इसीलिए गोल्ड पे, सबसे पहले गोल्ड पे किया था। तो इसे हम कहते हैं गाइगर मार्स्टन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लेकिन इन्होंने उसके अलावा भी डिफरेंट बाद में जो है एलिमेंट्स को चेंज किया था, और इसीलिए मेलिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, उसका कुछ फर्क पड़ता है मतलब उसको? देखिए, गोल्ड से बेटर रिजल्ट इसलिए आ रहे हैं। गोल्ड जो है, गोल्ड को आप बहुत थिन शीट बना सकते हो। गोल्ड की जो है थिन शीट बना सकते हो, बहुत ज्यादा थिन। तो वो इतनी थिन हो जाएगी, करीब करीब एक पर्टिकुलर शीट पे ऐसे मानो कि एक ही न्यूक्लियाई जो विड्थ है ऑलमोस्ट 1 न्यूक्लियाई की हो गई, ऑलमोस्ट 1 न्यूक्लियाई। तो इससे जो है 1-to-1 इंटरेक्शन हो सकता है गोल्ड में। सर बट अगर हम गोल्ड को चेंज कर देंगे दूसरे मेटल से तो डिफ्रैक्शन इतनी होगी एंगल में? हाँ, तो हम वही तो कह रहे हैं, उसमें डिफरेंस आएगा। तो जो हमारा रुदरफोर्ड की स्कैटरिंग का जो फॉर्मूला है वो जो है जेड पे डिपेंड करता है। तो वो जेड के चेंज होने से वो फॉर्मूला यस सर, ओके ठीक है। और थिकनेस के चेंज होने से भी होगा। तो उस फॉर्मूले में थिकनेस भी है कि इस फॉइल की थिकनेस कितनी होगी, तो थिकनेस के चेंज होने पे भी डिफ्लेक्शन में अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा। सर एक चीज पूछना था सर, जो ये गोल्ड फॉइल है इसकी मतलब ये क्या पॉसिबल है कि उसकी 1 न्यूक्लियर के बराबर जो उसकी विड्थ हो सकती है, मतलब उसके डायमीटर के बराबर समथिंग? तो नैनो फिल्म से तो भी बन जाती फिर इतना। देखिए हम ये कह रहे हैं कि कोशिश मतलब व्यवहारिक हो है, मतलब नहीं, इतनी कम नहीं हो सकती। उस समय इतने जो है मशीनरी भी नहीं थी, इतने सब एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे। पर हम ये कहना चाह रहे हैं जितना सबसे ज्यादा जो है थिकनेस कम होगी वो गोल्ड की होगी। तो उनकी कोशिश ये थी कि 1-to-1 एक्सपेरिमेंट हो। ठीक है, तो ऐसा उनकी कोशिश ये थी कि आपकी थिकनेस इतनी ज्यादा ना हो कि पहले जो आपका अल्फा है वो पहले एक से टकरा जाए, फिर वो दूसरे टकरा जाए, और फिर बाहर आए। तो फिर उससे जो है उस तरह का रिजल्ट नहीं आएगा। तो उनकी कोशिश ये थी जितना थिकनेस कम हो उतना अच्छा, जिससे केवल एक ही न्यूक्लियाई से टकराए और एक उसके बाद बाहर निकले, ताकि रिजल्ट बेटर मिले। ठीक है, तो उस समय केवल जो रिजल्ट था वो क्योंकि बहुत ज्यादा उनके पास एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था वो बहुत अच्छा नहीं था, तो ये कंक्लूजन दिया गया। उसके बाद बाद में जाके इसमें चेंजेस किए होंगे, और अल्टीमेटली जो है फॉर्मूला उन्होंने तभी ड्राइव कर दिया था। तो वो जो है अभी तक भी फॉर्मूला वैलिड है, लेकिन जो रिजल्ट है वो तब बेटर आते जब 1-to-1। तो बाद में स्कैटरिंग के पे बहुत थ्योरीज दी गई, तो इस तरह से हुआ। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियाई। तो लेकिन अब क्या है कि हमें तो पता है कि न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर हुआ, और प्रोटॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक तो 1912 में
फर्स्ट एविडेंस ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स। तो इसमें स्टेबल आइसोटोप्स बाय जे जे थॉमसन। फर्स्ट आइसोटोप्स पहली बार स्टडी किए गए। इसके बाद 1913 में रुदरफोर्ड बोर एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो एक्चुअली रुदरफोर्ड बोर एटॉमिक मॉडल है। क्यों? क्योंकि जो बोर हैं वो पीएचडी स्टूडेंट है रुदरफोर्ड के। बोर वाज पीएचडी स्टूडेंट ऑफ रुदरफोर्ड। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी में भी रुदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे हम कहेंगे रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और जस्ट बोर एटॉमिक मॉडल या बोर मॉडल। उसके बाद 1914 में ये आपको पता है कि मॉसले ने क्या डिस्कवर किया था। तो मॉसले ने ये बताया था कि जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो आपके एलिमेंट्स हैं उन्हें हम अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने कहा पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर जेड। और फिर यहां से देखा गया कि अगर किसी एलिमेंट में सेम जेड है तो उसका मतलब वो उसी एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं और वो सेम प्लेस पे आएंगे पीरियोडिक टेबल में। अब क्या है कि 1914 और 1918 के बीच में वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था और इसलिए कोई भी मेजर डिस्कवरी नहीं हुई इस बीच में। दस नो मेजर डिस्कवरी बिटवीन दिस टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट लोग हैं ये इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वार में। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट अपने घर बैठे थे, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि अगर वैसे लड़ाई ना की तो यहाँ पे जो भी टेक्निकल वर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंटरसेप्ट करना हो सिग्नल्स को, तो वो मान लो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है तो उन्हें इंटरसेप्ट करना हो या कुछ और चीज करनी है, कोई मशीनरी की बात करनी है, तो उसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉस्ले हैं वो भी वर्ल्ड वार फर्स्ट में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन क्या प्रॉब्लम ये हुई कि उनकी जो है डेथ हो गई वर्ल्ड वार फर्स्ट में। तो ये डाइड इन बैटल ऑफ, और रुदरफोर्ड ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इसमें जो है दुर्भाग्यवश जो है ये मॉसले जो है इनकी डेथ हो गई इन बैटल ऑफ गैलीपोली इन टर्की। ठीक है, तो अब इसमें मैं आप ये कहना चाह रहा हूं कि जो 1916 है, 1916 में नो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज गिवन। अगर मॉसले की डेथ नहीं होती तो फिर 1916 का जो नोबेल प्राइज था उसके जो कंटेंडर थे वो मॉसले थे और उन्हें ही मिलने वाला था, लेकिन क्योंकि ये डेथ हो गई तो इसकी वजह से पोस्टुमसली नहीं दिया गया, तो किसी को भी नहीं मिला इन फिजिक्स वाज गिवन। और ये मेरे ख्याल से 27 ईयर्स के थे उस समय। उसके बाद अब मेजर डिस्कवरी की बात करें 1919 में एस्टॉन एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डेवलप किया डेवलपमेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर के डेवलपमेंट से क्या फायदा हुआ कि ये जो इन्होंने डेवलप किया इससे हम जो है एटॉमिक मास एक्यूरेटली निकाल पाए। ठीक है, और एटॉमिक मास जब एक्यूरेटली निकाल पाए तो उससे ये फायदा हुआ फिर हम बाइंडिंग एनर्जीज और एक्सेट्रा जो भी कैलकुलेशंस थे वो हम बेटर कर पाए। ठीक है, तो ये जो इनका इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय, और ये इतना एक्यूरेटली रिजल्ट देता था कि यहाँ पे 3-4 डेसिमल प्लेस तक भी एटॉमिक मासेस को का रिजल्ट सही दे रहा था। सर हाँ सर उस टाइम जो साइंटिस्ट लोगों ने वो जो एटॉमिक नंबर निकाल रहे थे तो कैसे निकाल पाते होंगे वो एटॉम के भीतर कितना प्रोटॉन है बोल के उस समय? देखिए इसमें वेरियस ज्यादातर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स ही होते थे। ठीक है, और अब जैसे मैंने कहा कि एक्यूरेटली मास निकालने के लिए इन्होंने स्पेक्ट्रोमीटर कर दिया, और फिर इसकी एक यूनिट भी है एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर एटॉमिक मास मान लो आपका किसी भी न्यूक्लियर के लिए जैसे फॉर एग्जांपल 18 आया, तो ये देखा गया कि उसका मास नंबर भी 18 होगा, उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होंगे वो भी 18 ही होंगे। ठीक है, तो इसके हम डिटेल में नहीं जा रहे, इसके लिए सेपरेट बुक्स हैं जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिस जैसे निकाले इन्होंने, इसके लिए सेपरेट बुक्स हैं। तो इसमें क्या होगा जो है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आके ट्रैजेक्टरी देखी, और उसमें फिर उसके बाद जो है उसमें वेरियस जो फॉर्मूले हैं उनका यूज करने के बाद ही मासेस निकले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने किया मेजर्स एटॉमिक मास, और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि एटॉमिक मासेस आर ऑलमोस्ट इक्वल टू देयर मास नंबर्स। तो मास नंबर आपको पता है, अगर कोई न्यूक्लियाई एक्स है तो यहाँ पे इस जो ए होता है वो तो होता है मास नंबर, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर जो कि होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। तो अगर मान लो कोई एलिमेंट आपका लेट से 1H1 हाइड्रोजन है
तो इसका मास नंबर तो 1 है, पर इसका जो एटॉमिक मास होगा वो इस 1 के आसपास ही आएगा। तो एटॉमिक मास 1.007 समथिंग आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिख रहे हैं इफ एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट AMU। अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करें तब इतना आएगा। अगर आपने केजी में या किसी और यूनिट में किया तब इसके बराबर नहीं आएगा। तो एटॉमिक मासेस आर ऑलमोस्ट इक्वल टू देयर मास नंबर्स इफ एक्सप्रेस्ड इन AMU। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। यस सर। यस सर। तो 1919 में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो है ये भी रुदरफोर्ड ने एक रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म करी। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया नाइट्रोजन पे, ठीक है, नाइट्रोजन 740 पे। तो यहाँ से आपके पास जो पार्टिकल निकला वो एक प्रोटॉन, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकला जिसे हम कह रहे हैं प्रोटॉन, या एक तरह से हाइड्रोजन न्यूक्लियस। लेकिन इसके साथ और क्या क्या चीजें बनी वो 1990 में पता नहीं चल पाई, ठीक है। तो फिर ये जो है 1925 में जाके कंफर्म हुआ कि इसके साथ और क्या क्या बना। तो 1925 में हम कह सकते हैं फर्स्ट रिपोर्टेड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पे अब रिएक्शन हम पूरी कर सकते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि इसके साथ क्या बना। तो ये जो है 7 14 और साथ में 17 ऑक्सीजन 8 और यहाँ पे है प्रोटॉन। प्रोटॉन को आप जो है 1H1 से भी लिख सकते हो क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन 17 का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, इट इज न्यूक्लियर रिएक्शन, फिनोमेना न्यूक्लियर का है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो आपने हटा दिया तब रिएक्शन करी। रिएक्शन हुई है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बट फिनोमेना इज न्यूक्लियर फिनोमेना, देयरफॉर इट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन इस तरह से होगी कि इसमें जो मास नंबर कंजर्व है दोनों तरफ 18 मास नंबर है और एटॉमिक नंबर भी कंजर्व है, दोनों तरफ 9 है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन का मतलब एक तरह से चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, और मास नंबर कंजर्वेशन का मतलब एक तरह से बैरियन नंबर। पर क्योंकि आपको बैरियन भी पता नहीं है बैरियन कौन कौन से होते हैं, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन वैसे बैरियन पार्टिकल्स हैं। तो फिलहाल के लिए एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन और मास नंबर कंजर्वेशन आप कह सकते हो। तो जब प्रोटॉन डिस्कवर हो गए तो फिर प्रोटॉन को भी आप इंसिडेंट करा सकते हो और उससे वेरियस एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो जब आपके पास प्रोटॉन डिस्कवर हो गया तो उसके बाद जो थ्योरी दी गई वो दी गई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो ये हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि अब हम ये कह रहे हैं कि जो आपका एटम है और जो आपका न्यूक्लियाई है दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। क्यों हम ये थ्योरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक भी न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी भी अगर न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ है तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये हमारे न्यूक्लियस में भी है और एटम में भी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये क्यों कह रहे हैं कि न्यूक्लियस में भी है? ये इसलिए कि उस समय बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के इनसाइड फॉर्म हो रहे थे, वहां से निकल रहे थे। तो जब अगर कोई बीटा पार्टिकल इनसाइड न्यूक्लियस से एमिट हो रहा है तो हमें ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, जबकि वो फिनोमेना अलग है। उस पर हम आएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात करूं, जैसे कि मान लो इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस की बात करें तो अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन 714 एटम की, इसकी बात करें एटम की, तो इस हाइपोथेसिस के हिसाब से ये हाइपोथेसिस गलत है। ये बाद में जब न्यूट्रॉन प्रूव हो गया तब ये हाइपोथेसिस जो है प्रूव रॉन्ग हो गई। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक प्रोटॉन ही डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन नहीं हुआ, तो ये कहने लगे कि इस एटम में इट कंटेन्स 14 प्रोटॉन्स। 14 प्रोटॉन क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन का मास है वो ऑलमोस्ट 1 AMU है और इस एटम का मास भी 14 AMU के आसपास है, क्योंकि जो एस्ट्रॉन ने स्पेक्ट्रोमीटर जो डिस्कवर किया उससे इसका मास देखा तो ऑलमोस्ट 14 AMU मास आया। तो ये कहा इसमें 14 प्रोटॉन होने चाहिए ताकि इसका मास सेटिस्फाई हो जाए टू एक्सप्लेन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया कि इस एटम में 14 प्रोटॉन है, ठीक है। और अब यहाँ पे 14 प्रोटॉन है तो हमें ये कहना पड़ा कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भी है। क्यों? क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो ये कहा कि इसमें जो है 14 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो आपका जो एटम है इस तरह से। अब यहाँ पे बात की कि इस एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो फिर ये कहा गया कि जो हमारा नाइट्रोजन न्यूक्लियस है इसकी बात करें तो इसमें यह कहा गया कि इसमें
इस न्यूक्लियस में, अब देखो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के इनसाइड तो 14 तो प्रोटॉन है, क्योंकि हम कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज केवल न्यूक्लियस में होता है। 14 तो प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं। तो पूरा जो आपका एटम हो गया, एटम में 14 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउट ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स 7 आर इनसाइड न्यूक्लियस एंड 7 आर रिवॉल्विंग आउटसाइड न्यूक्लियस, ऐसा कहा गया, ठीक है, जो कि गलत था, क्योंकि बाद में न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया अंदर? इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा गया क्योंकि बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे, तो उन्हें लगा कि जो बीटा पार्टिकल्स वो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे है, ठीक है। तो सर हाँ सर जैसे अब आपने ये एलिमेंट को डिफाइन किया 14 एंड 7 लिखा, तो उस वक्त 7 को क्या मानते थे? फिर अगर वो ये मानते थे कि 14 प्रोटॉन्स हैं, तो फिर 7 को क्या लेकर चलते थे? देखिए फिर से बात वो है कि ये जो मैं नोटेशन लिख रहा हूँ 7 एंड 14, वो उस समय नोटेशन लिखते ही नहीं होंगे, ये नोटेशन तो बाद में जब प्रोटॉन डिस्कवर हो गए तब लिखी गई, ठीक है। तो ये नोटेशन उस समय लिखते ही नहीं होंगे, प्रोटॉन क्योंकि अभी न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए ही नहीं है, ठीक। तो ये नोटेशन तो बाद की है। तो हमने कहा 14 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस, तो ये जो है थ्योरी गलत हो गई। अब बाद में आया हमारा डिस्कवरी ऑफ, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज तो क्या है कि बहुत ज्यादा खिंच जाएगा, तो अब मैं सीधा न्यूट्रॉन पे आता हूँ। अदरवाइज इसमें बहुत थ्योरी है कि ये क्यों गलत हुई, तो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो इसमें जो स्पिन गलत हुआ न्यूक्लियस का, इस तरह से बहुत सारी बातें हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो 1932 में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक। और मैं आपको बता दूं, जो जेम्स चैडविक है ये भी पीएचडी स्टूडेंट है रुदरफोर्ड के। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आप कहाँ लिख रहे हैं? कुछ दिक्कत आ रही है क्या? अच्छा, इसमें और स्टूडेंट्स बताएं, स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है कर लिया होगा। हाँ, तो इसमें जो है देखिए, या तो आपकी ना जाइए, कुछ ऐसा हो गया, जूम आउट जो भी किया, ऐसा कुछ हो गया होगा, तो आप इसमें देखिए, है ना। बैक टू मीटिंग जाइए, बैक टू मीटिंग। हाँ सही कह रहे हैं, तो जूम में बैक टू मीटिंग जाओ तो वापस आप आ जाओगे, या फिर डबल टच करो सर। अब मैं यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो अच्छा एक चीज बताइए, ये थोड़ा छोटा लिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा बड़ा लिखूं? नहीं सर फाइन है। इसमें भी ऐसा है कि जो लोग, इसमें भी ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स से फोन से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो फोन में आप क्या करो, लैंडस्केप में कर लो, उसे जो है आप अपना रोटेट कर दो स्क्रीन, और लैंडस्केप में करो, ज्यादा बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो रिएक्शन दी गई वो दी गई, अल्फा पार्टिकल कोइंसिडेंट कराया B49 पे, कार्बन 612 बना और साथ में एक न्यूट्रॉन मिला। तो यहाँ पे इसके लिए इन्हें जो है 1935 में नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में चैडविक को। और अब यहाँ पे जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी, तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल रिप्लेस्ड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल। तो अब ये कहा गया कि हमारा जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन है न्यूक्लियाई में, ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि इनसाइड न्यूक्लियस वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो फिर क्वेश्चन वही आ जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियाई एमिट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो उसके लिए बीटा डीके की रिएक्शन अगर आप लिखें, तो बीटा डीके में क्या होता है, कोई न्यूक्लियाई है जो कि अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, तो उसमें से बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे, साथ में एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा, ये पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो है, और आपको डॉटर न्यूक्लियाई वाई मिल गया जिसका मास नंबर ए है, सेम रहा मास नंबर, क्योंकि दोनों तरफ मास नंबर शुड बी कंजर्व्ड। और जहां तक एटॉमिक नंबर की बात है, चार्ज कंजर्वेशन की बात है, तो वाई का चार्ज होगा Z+1, क्योंकि बीटा पार्टिकल चार्ज -1 है, एंटी न्यूट्रिनो का चार्ज 0 है, तो दोनों तरफ चार्ज हमारे Z हो गए। तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक्स वाले न्यूक्लियाई जो है वो वाई में चेंज हो गया, लेकिन हुआ क्या कि जो वाई बना उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक बढ़ गया है, Z का Z+1 हो गया है। इसका मतलब एक्स के अंदर जो हमारा एक्स है, इसमें इसके इनसाइड क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया। इस एक्स न्यूक्लियाई में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया, और साथ में बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से इनसाइड नहीं था, पहले से न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही थे, जिसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया और आपको बीटा पार्टिकल एमिट हो गया। तो बीटा पार्टिकल्स पहले से नहीं थे, वो बाद में बने, और अल्टीमेटली बीटा पार्टिकल बाहर एमिट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से फायदा ये हुआ कि उससे हम न्यूक्लियर फ्यूजन करा पाए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए बीटा डीके को। यस सर। देखिए बीटा डीके की रिएक्शन ये दिख रही है आपको, यहाँ पे मास नंबर कंजर्व होना, वैसे तो मैं डिटेल में अल्फा बीटा गामा डीके में कराऊंगा ही, लेकिन यहाँ के लिए फिलहाल क्या करना है, देखो आपके एक्स न्यूक्लियाई में, मैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। बीटा डीके में क्या हुआ, जो आपका एक्स न्यूक्लियाई है, एक्स न्यूक्लियाई कैसा है, इसमें Z प्रोटॉन्स हैं और आपके A-Z न्यूट्रॉन है।
तो इसके अंदर क्या हुआ होगा, इस एक्स न्यूक्लियाई में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया है और साथ में इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल एमिट हो गया है। तो जब यहाँ से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स रिमेन सेम, तो वो तो यही रहे, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स रिमेन सेम, तो वो तो यही रहे। लेकिन क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया तो एक प्रोटॉन बढ़ गया है, तो यहाँ पे Z एक बढ़ गया है, तो एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1। तो जो Y आपका न्यूक्लियाई बना उसमें Z+1 प्रोटॉन हो गए और A - Z-1 आपके न्यूट्रॉन हो गए। और क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया है, सिंस एटॉमिक नंबर इज चेंज, तो आप जो है therefore element is changed from x to y, इसीलिए हमने सिंबल डिफरेंट यूज किया है। आपका एलिमेंट x का y बन गया, डिफरेंट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर Z की जगह Z+1 हो गया, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? यस सर। और जो ये एंटी न्यूट्रिनो है इसकी बात हम बीटा डीके में करेंगे, ये भी एक तरह का पार्टिकल है। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना एक तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर नॉमेनक्लेचर। तो इसमें हम किसी भी न्यूक्लियर लेट से कोई न्यूक्लियर उसका सिंबल एक्स से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे ए आपका इस तरह से किया, आपने लिखा, तो यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए आप इधर भी लिख सकते हो, जेड को ऐसे लिखा, और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए जेड और साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन। तो यहाँ पे ए आपका हो गया मास नंबर, जेड हो गया एटॉमिक नंबर, तो ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। तो फिर आपके जो n है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो हो जाएंगे n इक्वल टू a माइनस जेड। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर A एंड डिफरेंट सेम एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर होगा ना, एटॉमिक मास चेंज होगा, प्रोटॉन नंबर चेंज होगा ना आइसोटोप्स में। सेम एटॉमिक नंबर Z, हाँ एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर की बात है, सेम एटॉमिक नंबर Z एंड डिफरेंट मास नंबर A। तो इसकी एग्जांपल हो गई 1H1। या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बोल सकते हैं इसमें। देखिए हाँ, अगर Z सेम है तो फिर A माइनस जेड डिफरेंट हो जाएगा, तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल सकते हो आप। ठीक है, ओके। तो ये हो गया 1H1, 1H2, 1H3, ये एग्जांपल हो गई। उसके बाद नंबर सेकंड है, इसकी और एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, या क्लोरीन 17, 35 एंड क्लोरीन 17, 37 एटसेट्रा। उसके बाद है हमारा और एक चीज और है कि अगर एलिमेंट सेम है तो जेड अगर जेड सेम है तो एलिमेंट सेम होगा। ठीक है, ये हम पहले लिख चुके हैं कि अगर इफ जेड इज सेम देन एलिमेंट विल बी सेम। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप कहीं ये लिखा हुआ हो कि 1x1 एंड 1y2, तो ये रॉन्ग है, इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर z सेम है तो एलिमेंट भी x का x ही होगा और या y का y होगा। इसका मतलब या तो 1x1 एंड 1x2 होगा या 1y1 एंड 1y2 होगा। इसमें से कोई सा एक सही होगा। आप एलिमेंट का सिंबल यहाँ पे x या y यूज कर दो, जो भी एलिमेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइसोबार्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या है? न्यूक्लियाई हैविंग सेम A बट डिफरेंट Z। ये जिसका रह गया वो ये लिख सकता है।
और एक चीज और है, ये तो क्योंकि ये पहली क्लास है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज क्या है, आप जो है जो स्पीड है उसे मेंटेन करना। और अभी तो क्योंकि पहला लेक्चर था तो अभी हम ज्यादा कुछ पढ़ भी नहीं रहे हैं और बहुत ज्यादा हमने यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स की बात की भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास से हम सीधा अपने पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और अपना जो है सीधा जो है क्वेश्चंस पे आएंगे। तो यहाँ पे है इसमें सारे क्या चीज, कितने लेक्चर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? कितने लेक्चर में हो जाएगा कि तो ये हम कह सकते हैं अबाउट 65 to 70 आवर्स में होगा। 65 to 70 आवर्स में लेक्चर होगा। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक कैरियर इंटरव्यू की बात है, सबसे ज्यादा, अब तो खैर ऑनलाइन हो गई क्लास, लेकिन जब ऑफलाइन भी होती थी तो सबसे ज्यादा जो क्लास लेक्चर्स होते थे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स क्लास होती थी वो कैरियर इंटरव्यू में होती थी और बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाते थे। अब भी ऐसा ही है, ठीक है। जबकि काफी सारे कोचिंग्स में सैटरडे संडे की छुट्टी करते थे, हमारे यहाँ सैटरडे संडे में भी पूरे दिन क्लास होती थी, तब जाके सिलेबस पूरा होता था। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं, पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और सर हमेशा ऐसे ही पढ़ाओगे, लाइक ऑन स्क्रीन जैसे दिख रहे हो, बोर्ड वगैरह नहीं यूज करोगे? देखो मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। नो इश्यूज। देखिए ऐसा है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो कुछ टीचर्स बोर्ड में पढ़ाएंगे, कुछ टीचर्स इस तरह से वाइट स्क्रीन पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनल क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। सर ऐसा तो नहीं है कि जैसे पेज लेकर उस पे पेन से लिख के पढ़ाने वाला तो नहीं होगा? ना 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 ना, वो नहीं होगा। हाँ सर, उसमें फिर दिखेगा नहीं ना, हाँ वो दिक्कत होगा। चलिए ठीक है सर। सर आपने बोला कि क्लास आवर्स 60 होंगे, तो सर नंबर ऑफ क्लास 30 होंगे? भाई इसमें डिपेंड करेगा, मान लो मेरा लेक्चर किस दिन 1.5 आवर्स का, किस दिन 2 आवर्स का है, तो उस पे फिर आप डिवाइड करो नंबर ऑफ लेक्चर्स को, है ना। 1.5 महीने पकड़ के चले। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए अगर मेरी क्लास रोज होगी तो 1 महीने में हो जाएगा, अगर मेरी क्लास मान लो अल्टरनेट या इस तरह से हुई, क्योंकि हम 2-3 सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि उसमें जो है आप भी बोर्ड ना हो एक ही सब्जेक्ट से और 2-3 जो है बुक्स एक साथ चलती रहे, इस तरह से होता है, ठीक है। और दूसरा बात, देखिए ऑफलाइन में पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं हो पा रही ना क्योंकि कोरोना इस तरह से खत्म नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, क्या सभी आप लोग सभी दिल्ली में आना चाहेंगे, मतलब आ सकते हैं? तो ऐसा शायद नहीं है पॉसिबल, ऑनलाइन। तो इसीलिए वो तो ये बैच ही ऑनलाइन शुरू हुआ है। ऑफलाइन वाला बैच शायद अभी स्टार्ट हुआ नहीं है या शायद होगा नहीं, पता नहीं मुझे, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे क्या चलेगी, है ना। और इसीलिए इन बैचेस की फीस भी कम कर दी है, ऑफलाइन की फीस ज्यादा थी, ऑनलाइन की कम है। तो यहाँ पे है आइसोबार्स, तो न्यूक्लियाई हैविंग सेम ए बट डिफरेंट जेड। तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। उसके बाद, और अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो ऑब्वियसली एलिमेंट भी सेम होगा। जेड डिफरेंट है तो इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट होगा। देखिए आपके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैं जो है करीब ऑलमोस्ट 5 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ टीचर्स यहाँ पे मेरे ख्याल से बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं 2008 से, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी 5 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले मैं और पढ़ाता था, ठीक है। मेरी अपनी कोचिंग थी, वो मैंने फिर से बंद करके एक तरह से यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया मैं, इस तरह से ऐसे मानिए, ठीक है। तो वो जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ये तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन क्या है कि मतलब आपका क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि क्या ये कोचिंग बेटर है कि नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ये और अदर कोचिंग से बेटर है, बस इतना कह सकते हैं। बाकी आप जो है आपकी मतलब डिसीजन है, आपको क्या करना है ना। तो अब आगे चलते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होंगे? जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, सॉरी न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? कार्बन 6 13 एंड नाइट्रोजन 7 14। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ये हो गए 13 - 6 = 7, और यहाँ पे हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 - 7 = 7। उसके बाद नंबर 4 है आपका आइसोमर्स। सर ये कार्बन और नाइट्रोजन, अच्छा नहीं ये डिफरेंट समझिए। हाँ, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12 का आइसोटोप कार्बन 13 है। उसके बाद आइसोमर्स में क्या है? यहाँ भी सेम न्यूक्लियाई हैविंग सेम ए एंड सेम जेड। तो यहाँ पे ए भी सेम है, जेड भी सेम है, तो फिर डिफरेंट क्या है? बट केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, बट केमिकल कह सकते हो या जैसे एनर्जी स्टेट्स कह सकते हो, बट डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स। तो इनकी एनर्जी डिफरेंट है, वही न्यूक्लियाई एक्साइड स्टेट में होगा, वही न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में होगा। तो एनर्जी स्टेट्स, तो एनर्जी स्टेट डिफरेंट होंगे तो इसका मतलब उनकी लाइफ टाइम भी डिफरेंट होगी। दे आल्सो हैव डिफरेंट लाइफ टाइम्स।
तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका कोई न्यूक्लियाई है एक्स स्टार, स्टार हम कह रहे हैं एक्साइड स्टेट के लिए, और उससे हमारे पास कोई ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई मिला तो ये फोटोन एमिट करेगा। तो ऐसे मानिए कि कोई आपके पास ग्राउंड एक्साइड स्टेट में न्यूक्लियाई है जिसका ए और जेड है, और यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, तो यहाँ से ट्रांजिशन होगा और ये स्टेबल होने के लिए ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा और साथ में एक फोटोन एमिट होगा। तो जो लाइफ टाइम होगी वो एक्साइड स्टेट वाले की कम होगी, जबकि ग्राउंड स्टेट वाले की ज्यादा होगी, लॉन्ग होगी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट वाला ज्यादा स्टेबल है। तो ये हो गया आपके आइसोमर्स। उसके बाद लास्ट है मिरर न्यूक्लियाई। तो नेक्स्ट आपने लिख लिया हो तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले। एक मिनट, अरे लास्ट वाला एनर्जी स्टेट वाला अपना बता दीजिए। देखिए एनर्जी स्टेट का मतलब यह है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं उनके एनर्जी लेवल्स में, उसी तरह से सेल मॉडल ये कहता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी फिल करते हैं इनटू न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, तो ऐसे माने कि जैसे मान लो हमारे पास लेट्स से हाइड्रोजन एटम है और इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये n इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 में है। तो अगर इसे सेकंड ऑर्बिट में आपको एक्साइट करना है तो आपको 13.6, तो आपको यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसकी n2 में एनर्जी कितनी होती है? n2 में एनर्जी होती है -13.6 अपॉन 4 -3.4 इतनी होती है। तो आपको जो है इनका डिफरेंस जो है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 10.2। तो हमें कहना चाह रहे हैं जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का एटम में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल है, उसी तरह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी एनर्जी लेवल रखते हैं। तो जैसे मान लो आप न्यूट्रॉन को फिल करोगे, फॉर एग्जांपल लिथियम 37 है, इसमें आप जो है Z इक्वल टू 3 फिल करोगे, तो इनका जो एनर्जी लेवल है वो है 1s/1p3/2। ये सेल मॉडल में पढ़ेंगे। तो इसमें जिस तरह से यहाँ फिल करते हैं 1s2 2s2 2p6 आवर प्रिंसिपल से, इसी तरह से हम यहाँ फिल करते हैं 1s/1 में आप 2 प्रोटॉन फिल कर सकते हो, और आपके पास प्रोटॉन कितने 3 हैं, और न्यूट्रॉन आपके पास 4 हैं, आपके पास न्यूट्रॉन 4 है, तो न्यूट्रॉन को इस तरह से फिल कर सकते हो। तो ये भी इनकी भी एनर्जी लेवल है, इनमें भी एक्साइड स्टेट हो सकती है। ठीक है, तो क्योंकि एक्साइड स्टेट है तो आपका न्यूक्लियाई सेम न्यूक्लियाई एक्साइड स्टेट में हो सकता है, सेम न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में हो सकता है। तो जो आपका गामा रेज है, जो गामा रेज एमिट होती है, गामा इज ए फिनोमेना ऑफ गामा इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना, जबकि एक्स रेज होती है एटॉमिक फिनोमेना। ठीक है, तो गामा रेज तभी एमिट होंगी जब आपका एक्साइड स्टेट वाला न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 6, और वो है मिरर न्यूक्लियाई। सर अगर ग्राउंड स्टेट में हमारे पास जो एनर्जी देना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मुझे उसे सेकंड स्टेट में भेजना है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी से क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? एनर्जी डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस एनर्जी होगी, डिफरेंस एनर्जी हो जाएगी E2 माइनस E1, तो ये हो जाएगी -3.4 -13.6 10.2 इलेक्ट्रॉन 10.2 होगी पॉजिटिव विद पॉजिटिव साइन। सर ये एनर्जी जो है हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो एक्साइड स्टेट में जाएगा। हां, आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करोगे तब ये जो है n इक्वल टू 1 से 2 में जाएगा। फाइन सर, थैंक यू। इसे हम कह रहे हैं एक्साइटेशन। अगर हम बात करें आयनाइजेशन की, इट इज एक्साइटेशन। अगर आयनाइजेशन की बात करेंगे तो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इनफाइनाइट में, तो n इक्वल टू इनफाइनाइट की एनर्जी होती है 0, और यहाँ पे होती है -13.6, तो इसे हम कहेंगे आयनाइजेशन। तो इसके लिए आयनाइज करने के लिए आपने कितनी एनर्जी दी? प्लस की 13.6। तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी प्लस 13.6, और इसी को कभी-कभी कह देते हैं बाइनरी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब है नंबर 5 है आपकी मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं? एक का प्रोटॉन नंबर इक्वल टू दूसरे का न्यूट्रॉन नंबर। हाँ, यस, न्यूक्लियाई विद सेम ए, मास नंबर तो सेम रहेगा, बट विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट जेड होगा। तो इसकी एग्जांपल हो गई Be4 7, इसमें Z इक्वल टू 4 है और N इक्वल टू 3 है, और इसका मिरर न्यूक्लियाई है लिथियम 7 3, इसमें आपका N इक्वल टू 4 है और Z इक्वल टू 3 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इंटरचेंज हो गए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि अगर हमने कह दिया सेम A और डिफरेंट Z, तो क्या ये आइसोबार्स नहीं होंगे? तो ये आइसोबार्स भी होंगे। तो कंक्लूजन ये निकला कि ऑल मिरर न्यूक्लियाई आर आइसोबार्स, बट ऑल आइसोबार्स नीड नॉट बी मिरर न्यूक्लियाई। तो आप लिख सकते हो ऑल मिरर न्यूक्लियाई आर आइसोबार्स, बट ऑल आइसोबार्स need not be mirror nuclei. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब कुछ एक दो प्रॉपर्टीज लिखते हैं मिरर न्यूक्लियाई। सर ये मिरर न्यूक्लियाई में आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज हो रहा है। हाँ,
तो उनका बीच का डिफरेंस हमेशा 1 ही होना है, प्लस माइनस 1 ही होना है। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन अच्छा है, मैं उसी पे आ रहा था। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इनका डिफरेंस 1 होता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिसका मास नंबर ऑड होता है। जैसे कि यहाँ मास नंबर 7 है, अगर किसी का मास नंबर इवन है तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसी का मास नंबर ऑड है तो उसके लिए हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि फॉर मिरर न्यूक्लियाई हैविंग ए इक्वल टू ऑड, अगर ए ऑड है तो उनके लिए प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, उनके लिए एक तो प्रॉपर्टी ये है कि ए की वैल्यू होगी Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर इफ Z1 इज ग्रेटर देन Z2। तो यहाँ पे अब आपका एग्जाम्पल जो है हमने वही लिखा Be47 और दूसरा एग्जाम्पल है लिथियम 37। तो यहाँ पे जो आपका मास नंबर A इक्वल टू 7 है, ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर के बराबर, यानी कि 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। तो एक प्रॉपर्टी तो ये होगी जिनका मास नंबर ऑड है उनके लिए योर मास नंबर विल बी इक्वल टू Z के स्क्वायर्स का डिफरेंस। ठीक है, प्रोवाइडेड Z1 इज ग्रेटर देन Z। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है जो अभी आपने कहा कि A इज इक्वल टू 2Z। दूसरी प्रॉपर्टी एक तो ये है कि A इक्वल टू 2Z प्लस माइनस 1, यानी कि यहाँ पे एक के लिए जैसे फॉर एग्जांपल B है तो B के लिए क्या होगा, B के लिए तो हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 2 इंटू Z यानी 4 माइनस 1, जबकि लिथियम के लिए हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि एक के लिए प्लस 1 2Z प्लस 1 और दूसरे के लिए 2Z माइनस 1। और थर्ड प्रॉपर्टी वो है जो अभी आपने कहा कि Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि आपकी मर्जी, आप 4 माइनस 3 इक्वल टू प्लस 1 करो या 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1 करो, या हम कह सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 का जो मॉड है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपकी मिरर न्यूक्लियाई की होंगी जिनका मास नंबर ऑड होगा, और इसका हम यूज लिक्विड ड्रॉप मॉडल में सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले में भी करेंगे, वहां भी हम इसका यूज करेंगे मिरर न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज का। तो ये हो गया हमारा एक तरह से टर्मिनोलॉजी। अब हम बेसिक ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। तो फिलहाल अभी हम पे इतना ही टाइम है कि हम मास की बात करेंगे, मास ऑफ द न्यूक्लियस की। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलें सर, एक मिनट। सर इसे एक और बात समझा दीजिए। इसे ये तीनों प्रॉपर्टीज को जी सर। तो ये एग्जांपल से तो समझा दिया। एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे हमने B7 और लिथियम 7 के एग्जांपल लिए, तो हमने ये कहा कि जिन मिरर न्यूक्लियाई में मास नंबर ऑड होगा उनके लिए एक तो मास नंबर जो है Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर के बराबर होगा। वो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिखा दिया कि 7 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। उसके अलावा हमने कहा कि जो मास नंबर होगा वो एक का 2Z प्लस 1 होगा, दूसरे का 2Z माइनस 1 होगा, और तीसरा हमने कहा कि जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ समझाने को है नहीं, है ना। तो ये हो गया। तो इसका यूज बीडीटी में लास्ट वाला में तो खाली स्क्वायर का डिफरेंस है, फर्स्ट वाले में Z के स्क्वायर्स का डिफरेंस है वो 1 के बराबर है। ठीक है, हाँ ये केवल ऑड के लिए है। अगर इवन होगा तो ये हो नहीं पाएगा। कैसे? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल मान लो ए इवन की करो, अपने आप को एग्जांपल बनाते हैं लेट्स से x एंड y। ठीक है, तो हमारा ज्यादा यूज ऑड के लिए होता है क्योंकि उसको हम उस पर आप न्यूमेरिकल आते हैं आपके। ठीक है, बीटा टी में भी आपका जो है Z का डिफरेंस होता है, लेकिन हम यहाँ पे बात करें जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं लेट्स से 3 8 और यहाँ पे मैं लिख दूं 5 8। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि Z की वैल्यू 3 है और N की वैल्यू 5 है, जबकि यहाँ पे Z की वैल्यू 5 है तो N की वैल्यू 5 है और Z की वैल्यू 3 है। तो इंटरचेंज हो गया। ठीक है, ये इंटरचेंज हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि Z का डिफरेंस 1 का है, Z का डिफरेंस 1 का नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहाँ पे जो और प्रॉपर्टी है वो भी नहीं हो पाएगी कि A इक्वल टू 2Z प्लस 1। ठीक है, आपने 5 ये 8 है, यहाँ ऊपर 8 आएगा, 8 आएगा, टोटल 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज ऑड ए के लिए है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, तो केवल ऑड ए के लिए हमने लिखी है इवन ए वाली प्रॉपर्टी देखी। अब हम आगे चलते हैं। सर इज दैट मैंडेटरी कि ऑल एलिमेंट्स विल हैव मिरर न्यूक्लियाई? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी। नहीं, ये तीनों होंगी, ये तीनों एक साथ होंगी। तो ऐसा है कि जिसमें एक प्रॉपर्टी पहले वाली सेटिस्फाई करती है, बाकी दूसरी करेंगे ऑलरेडी ऐसे। हाँ, बाकी करेंगे। अब हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट स्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियस का प्लूरल है, बस ये है, अदरवाइज आप न्यूक्लियस भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मासेस की। तो आप जो मास हैं ये हम बता चुके हैं कि जो एस्ट्रॉन है उन्होंने मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाया था, उससे हम एटॉमिक मास निकाल पाए। तो इसमें जो मास है
masses can be expressed in different units. तो हम masses को different units में express कर सकते हैं. हम कर सकते हैं kg में, हम कर सकते हैं atomic mass unit में AMU, और हम यहाँ पे कर सकते हैं MEV by c स्क्वायर की यूनिट में, क्योंकि आपकी एनर्जी होती है mc स्क्वायर, तो मास की यूनिट होगी एनर्जी अपॉन c स्क्वायर की यूनिट, तो MEV by c स्क्वायर. अब हमें जो है इसमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन वेरियस यूनिट्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट की. तो एटॉमिक मास यूनिट का जो डेफिनेशन है वो अब इसमें एक चीज और है, ये जो है इसकी जो डेफिनेशन थी वो 1961 से पहले, प्रायर टू 1961, इससे पहले डेफिनेशन दी गई 1 AMU is equal to 1/16 times the mass of 1 ऑक्सीजन 16 एटम. तो 1961 से पहले डेफिनेशन ऑक्सीजन के टर्म्स में दी गई, जबकि 61 के बाद इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया और ये कर दिया गया कार्बन के टर्म्स में, और उससे आपके बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं इसलिए. तो अब हम आगे लिख रहे हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें. 1 मिनट सर, एक मिनट बस. डन सर. तो हम यहाँ लिख रहे हैं बट आफ्टर 1961, तो आफ्टर 1961 इसकी डेफिनेशन हो गई, और इसे कह दिया कॉल्ड यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट. तो इसको बस ये कह दिया, तो इसका जो सिंबल है उसका यूज कर लिया यू, इसका सिंबल कर दिया यू. यू का मतलब भी वही है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, वेयर आप कह सकते हो 1 U रेशो 1 AMU. तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये है आपका 1.000317 रेशो 1. तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि 1.0003 इसकी इतना डिफरेंस आया. ठीक है, तो अगर आपके न्यूमेरिकल में U हो तो उसका मतलब ही वही है कि वो एटॉमिक मास यूनिट को ही मान लो उसे. तो यहाँ पे 1 AMU या 1 U कह सकते हो, तो उसकी डेफिनेशन क्या हो गई, अब डेफिनेशन चेंज करती हो गई 1/12 टाइम्स द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. अब इसे कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है 1 मोल में 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, 1 मोल में 1 मोल हैज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. तो जितना मास नंबर होता है किसी भी एलिमेंट में, उतना ही ग्राम होता है मास उसके 1 मोल में. तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 हैज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. ठीक है, तो 1 मोल हैज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. और सिमिलरली 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल हैज एवोगैड्रो नंबर कितने एटम्स, एवोगैड्रो नंबर के बराबर. तो यहाँ से मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकालना आपको, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो ये निकल जाएगा. तो 1 AMU की डेफिनेशन हो गई 1/12 इनटू, तो आपको पता है कि 6.02 × 10⁻23 एटम्स का मास 12 ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना होगा, 12 ग्राम ओवर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतना होगा. तो ये अभी आपने ग्राम में निकाल लिया. अगर आप इसे केजी में निकालोगे तो 10⁻³ की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा केजी में. तो इसका जो आंसर आया है केजी में, ये निकल के आएगा 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻27 kg. तो आगे से आपको ये याद रखना है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10⁻27 kg. उसके बाद इस यूनिट को हम जो है अब लास्ट 2-3 मिनट में खत्म करते हैं इन एनर्जी यूनिट्स. अगर इसे एनर्जी की यूनिट में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एनर्जी होती है mc², एनर्जी इक्वल टू मास इंटू c². तो अगर आपको 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी चाहिए तो वो जाएगा 1 AMU इंटू c². अगर आपको यूनिट जूल में चाहिए एनर्जी की तो मास होना चाहिए केजी में, तो 1 AMU केजी में कन्वर्ट कर दिया, और आपका जो c है उसकी वैल्यू आप जो है मीटर पर सेकंड में लिख लोगे, इसका स्क्वायर. तो ये आपका जूल में आंसर आ जाएगा, एनर्जी जूल में जाएगी. अब क्या है कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स में इन जनरल हम एनर्जी MeV में निकालते हैं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो इसको जूल को MeV में चेंज करने के लिए आपको रिलेशन पता है, क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू, या अच्छा 1 जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बता सकता है? 1.6 × 10⁻⁹ ये सबका गलत है. आपको और पता है क्या आंसर होगा, 1 जूल इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? बाय 1/1.6 × 10⁻⁻⁹. जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा. तो एक्चुअली 1/1.6 होता है. तो ये मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा था ताकि इसमें आप गलती करो, आपने गलती कर दी. तो कहने का मतलब ये है कि जूल एक लार्जर यूनिट है. तो हम ये कह रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
1.6 10⁻⁻19 जूल होता है। और इसी तरह से 1 MeV कितना होता है? 1 MeV होता है 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। तो अब आपको अगर MeV में कन्वर्ट करना है, और ये आपको पता है कि 1 MeV 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आप M को, आप यहाँ पे M को मिलियन का हो या सर म्यूट कर दो सर। हाँ कर दिया, मैंने कर दिया। तो M को आप चाहे मिलियन का हो चाहे मेगा का हो, एक ही बात है। मेगा का मतलब भी 10⁻6 है, मिलियन का मतलब भी 10⁻6 है। तो अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्लाइड में चल रहे हैं हम। इस जूल को आपने MeV में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आएगा 1 AMU × C² इज इक्वल टू, तो जो आपने लिखा था जूल में हमारे पास वैल्यू थी 1.66 10⁻⁻27 × 3 × 10⁸ का स्क्वायर। इसको MeV में चेंज करने के लिए आप जो है डिवाइड करोगे, क्योंकि जो जूल है वो यूनिट MeV से भी ज्यादा है। तो जब आप जूल से MeV में कन्वर्ट करोगे तो आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि आप लार्जर से स्मॉलर यूनिट तक बढ़ रहे हो। तो आप जो है इससे डिवाइड करोगे ताकि जो पावर है वो ऊपर जाके प्लस में हो जाए। तो अब आपका ये MeV में आंसर आएगा। तो अब इसको जो है याद कर लो, इसका आंसर कितना आएगा? ये आएगा 931.5 MeV। तो आगे से आपको याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल में ये काम आता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाद हम आगे। सर एक बार बैक स्लाइड वो कर दीजिए। हो गया सर? ठीक है, तो अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आज के लिए क्लास। सर एक स्लाइड इससे रख जाना। अब आखिर बात एंड वैल्यू की लास्ट। सर एंड स्लाइड पे आ जाइए एक बार। सर सभी स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। देखिए ये तो आपको चलो आपके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछो, किसी हो तो। एक्चुअली क्या ये तो अपलोड होगी, और नहीं तो आप लेट आई थी क्या? हाँ देखिए अब इसमें आप नोट तो कर नहीं पाएंगी। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हमने सबसे पहले बात करी कंट्रीब्यूशन क्या है, नेट में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये नेट में 3 क्वेश्चन आते हैं, गेट में आपके जो है 1 मार्क या 2 मार्क इस तरह से आते हैं, टिफर और जैक्सन कम आते हैं। उसके बाद सेकंड स्लाइड में हमने बात करी कि आप कौन कौन सी बुक रेफर कर सकते हो। तो मैंने कहा कि जो आपने अगर MSc में पढ़ रखी है तो वही बुक रेफर कर लो, और जो लास्ट में 4, 5, 6 जो इंडियन राइटर की बुक्स है, SN घोषाल, DC तायल और पांडे यादव, उनमें से कोई एक बुक आप कंसल्ट कर सकते हो। उससे ऊपर फॉरेन राइटर की बुक्स है, वो बल्कि बुक्स है, उसमें चाहो तो वो भी देख सकते हो। उसके बाद जो है हमने सिलेबस की बात करी। सिलेबस में सबसे पहले बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज है, फिर न्यूक्लियर मॉडल्स है, रेडियोएक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा डीके, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, इस तरह से। ठीक है, तो मैं जो आपने सिलेबस बताया है उसी में ही है बस सारा टॉपिक। देखिए हमें यही पढ़ना है, इसके अलावा क्वेश्चन आते नहीं है। जैसे मान लो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आता, स्कैटरिंग से कोई क्वेश्चन आता है वो क्वांटम में से आता है, तो यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। या मान लो यहाँ पे जो है डिटेक्टर्स हैं, ठीक है सर रिएक्शंस। देखो रिएक्शन तो हमने क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन वो पढ़ेंगे। उसके अलावा जो एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शंस है उनमें क्लासिफिकेशन मतलब टाइप ऑफ इंटरेक्शन वो भी हम करेंगे, तो वो तो कवर हो जाएगी न्यूक्लियर रिएक्शंस को। सर आप जितना पढ़ाएंगे उसमें क्वांटम का कितना यूज होगा? क्वांटम का बहुत कम यूज होगा, मैं क्वांटम को यहाँ पे अवॉइड करूंगा, क्वांटम का कम, एटॉमिक का ज्यादा हो जाएगा। और ये रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे तो सर एटॉमिक ठीक है सर अदर को स्कैटरिंग से क्वेश्चन नहीं आते। उसको मैं कवर कर लूंगा। वैसे क्वेश्चन रदरफोर्ड स्कैटरिंग आपका सिलेबस क्लासिकल में कवर्ड है, क्लासिकल में सिलेबस में है, ये आपके न्यूक्लियर के सिलेबस में नहीं है, क्लासिकल के सिलेबस में है, तो वहां पे कवर हो जाएगा। लेक्चर स्किप हो जाते हैं, उसकी वीडियो अपलोड की जाती है। हाँ आप वैसे आप जो है ऑफिस में पूछ सकते हो, तो उनकी वीडियोस अपलोड होती हैं और साथ में ये लेक्चर भी अपलोड होते हैं। ओके सर ओके। मतलब इन्हें आप डाउनलोड नहीं कर सकते पर अपलोड होते हैं, आप उन्हें सुन सकते हो। ओके सर ओके। जो क्लास में कराया जाता है अगर हम ठीक करें तो क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम में। हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम ही नहीं होने का। अगर आप एक बार यहाँ स्टार्ट करोगे तो जैसे मान लो 5-6 आवर्स की तो क्लास हो गई, और 5-6 आवर्स की सेल्फ स्टडी करोगे, और उसके बाद जब आपको मान लो आफ्टर 1 मंथ क्या होगा, आफ्टर 1 मंथ ये होगा टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज एक टेस्ट होते हैं, जितना सिलेबस हो गया तो जो पुराना जो कवर हो चुका है 1 महीने में वो भी रिवाइज करोगे, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचने का इसके अलावा पढ़ने का। अगर आप चाहोगे तो भी टाइम नहीं है पढ़ने का, तो इसी से ही कवर हो जाएगा, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सर क्लास टाइम क्या चीज? क्लास का टाइम फिक्स नहीं होता क्या, ये पूछ रहे हैं। देखिए ये एक्चुअली फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है हो सकता है कोई क्लास किसी दिन 8 AM से स्टार्ट हो जाए, किसी दिन 10 AM से हो जाए, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सेम होती है, ऊपर नीचे +- 2 आवर्स हो सकते हैं, बाकी इसकी डिटेल आप पूछ सकते हो मतलब ऑफिस में। सर अभी तक जो हमें 6 सब्जेक्ट शुरू कर दिए सर, एक साथ में 6 सर ये एक साथ नहीं होने के, वो केवल आपको ट्रायल क्लास के लिए सभी से पढ़ाया गया है, सिर्फ 2 या 3 चलेंगे एक बार में। तब ठीक है, 6 इकट्ठे होना सर तो फिर माइंड 6 नहीं चलेंगे। मेरी क्लास अब हो सकता है इसके बाद काफी दिनों बाद हो, ये केवल ट्रायल के लिए क्लास ली है। शुरू में हम स्टार्ट इंपॉर्टेंट बुक से करते हैं, जैसे मान लो क्वांटम हो गया। सर क्वांटम पे तो ही नहीं है अभी तक हमारी।
कोई बात नहीं, वो ट्राई क्लास उसकी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ शुरू में जो इंपॉर्टेंट बुक्स है पहले उससे स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स भी अगर चाहे तो कर सकते हैं, मतलब एक बड़ी बुक एक छोटी बुक कैसे कर सकते हैं, वो देखो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है और वो अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर पर करता है। पर सभी की सभी 6 एक साथ नहीं होंगी, 2 या 3 होंगी एक बार पे, और जब वो सिलेबस पूरा हो जाएगा तब अगली बुक चलेगी। सर ये ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचर्स एक ही है कि सर अलग अलग है? नहीं, एक्चुअली सब एक ही है, और इस समय जब ऑफलाइन हो ही नहीं पा रही है तो वही लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। सर साइंस कितने दिन चलेगा? हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप लोग? डेमो क्लास कितने दिन की है बोल रहे हैं? देखिए, ये तो आप मैनेजमेंट से पूछिए कि वो आपको कितने दिन के लिए अलाउ करते हैं, है ना? सर ऑफलाइन क्लास होने के अगर होगा तो आप पढ़ाएंगे तो सर ऑनलाइन? ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन क्लास अगर होगा तो ऑनलाइन पे आप पढ़ाएंगे सर कि और कोई पढ़ाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि क्योंकि आप ऐसा है कि हर एक सब्जेक्ट के वैसे तो 1 से 4 टीचर्स हैं, ठीक है? तो इसमें जो भी टीचर स्टार्ट कर देगा वही पढ़ाएगा आखिर तक, ठीक है? एंड वाली स्लाइड बता देना, एंड वाली स्लाइड। सर अब हम लीव कर सकते हैं ना? हाँ, आप लीव कर सकते हो। ओके सर, थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाकी जो क्वेश्चन है आप जो है मैनेजमेंट से या मान लो ऑफिस से। ओके, वेलकम। ठीक है, तो मैं इसे लीव करूं? सर आपका नंबर बोलना। आप नंबर लिख सकते हैं 9457887162। सर एक बार रिपीट करना। 94 ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे 9457887162। 887162। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ठीक है, तो मैं इसे एंड करता हूँ।